चलिए, आज आप लोगों के बीच हम फिर से आ गए हैं और देख ही रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में इकोनॉमिक्स का आज हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आप इसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। कौन से आय के बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है ना, उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी शुरू करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए। ये आपको दूसरा नंबर में जो भी कुछ जहां से भी पूछेगा उन सभी चीजों का निचोड़ आपको इसमें बताया जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि अगर इसको आप पढ़ लिए, इसकी पूरी अध्ययन कर लिए, आप जो आज जो पढ़ाई होने वाली है, तो इकोनॉमिक्स के दूसरा नंबर चैप्टर से कहीं भी कुछ पूछेगा तो आपको छूटने वाला नहीं, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और 10वां का परीक्षा का मात्र 2 महीना बचा हुआ है, तैयारी में अच्छे ढंग से आप जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज दूसरा नंबर चैप्टर। चलिए चलिए तो हम लोग आज अभी पढ़ना शुरू करेंगे दूसरा नंबर चैप्टर। आप लोग ऊपर में ही देख रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्लास नंबर 10th में दूसरा नंबर जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उस चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहले आय तो समझ लीजिए क्या होता है, व्हाट इज द इनकम। एक व्यक्ति कार्य करके या कोई भी काम करके जितना उपार्जन करता है वही उसका क्या कहलाता है? आय कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? वो आय कहलाता है। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से आय के बारे में ही पढ़ना है, इनकम के बारे में ही पढ़ना है। कौन सा इनकम? राज्य एवं राष्ट्र का इनकम, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो यहाँ पे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसको एक बार संक्षेप में जान लीजिए। आय में हम लोग एक तो राष्ट्रीय आय होता है और एक प्रति व्यक्ति आय होता है। मान राष्ट्र की आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र की आय के अंतर्गत पहले हम पढ़ लेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कब से ये गणना शुरू हुआ, किसने पहली बार सोचा होगा कि भाई राष्ट्रीय आय होना चाहिए, गणना होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। उसके बाद जो है, जब ये हो जाएगा तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करें, तो गणना करने की इसकी 3 गो विधि है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गणना करने की कितनी विधि है? इसकी 3 विधि है। कौन सा विधि है? पहला उत्पादन विधि, उत्पादन गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि और तीसरा व्यय गणना विधि। उसके बाद इसमें कुछ कमियां भी है गणना विधि में। कमियां क्या है? गणना में कठिनाइयां, तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां होती है। अब हम पूरे राष्ट्रीय स्तर की आय की गणना करेंगे तो हमें क्या होगा? आंकड़ों को एकत्र करने में हमें क्या होगी? कठिनाइयां होगी। तो हमें ये वाला पॉइंट पढ़ना है। दोहरी गणना की संभावना, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आय 2 बार गिन लिया जाए देश के व्यक्ति के राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। उसके बाद मूल्य को मापने में कठिनाई, फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। ये 4 गो इसमें गणना में कठिनाई है। राष्ट्रीय आय की गणना में कितनी कठिनाइयां हैं? 4 गो। ये चारों कठिनाइयां भी हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का सारांश आप लोग समझ गए, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आय पढ़ने वाले हैं, आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के लिए कितना मापने का विधि है? 3 गो, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद राष्ट्रीय आय का हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे, गणना करने की विधि आप लोगों को बताएं। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा
आगे बढ़ जाते हैं इसमें। चलिए, सबसे ऊपर में आप लोग अभी लिखे हुए देखे होंगे इनकम। इनकम मतलब होता है आय। लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती है उसे उनकी आय कहते हैं। बड़ा सिंपल चीज में यहां पे बताया गया है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके फलस्वरूप उसको जो धन प्राप्त होता है, आप परिश्रम करिएगा तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ना, तो उसके फलस्वरूप आपको जो धन प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आय। उनकी वो क्या हो गया? आय। मान लीजिए आप देखते होंगे कोई मजदूर आपके यहाँ पे काम करने आया, पूरा दिन मजदूरी किया और रात में जब वो शाम में वो जाता है तो आप देखते होंगे कि आपके पिताजी उसको 300 रुपया दे दिया, तो उस मजदूर का उस दिन का आय कितना हुआ? 300 रुपया हुआ ना। कहीं कोई नौकरी करता है तो पूरे महीने का जो उसको पारिश्रमिक मिलता है तो उसका क्या हो गया? आय हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत? तो पहले आय समझ गए। अगर कोई पूछे 2 नंबर में पूछा जाता है कि आय किसे कहते हैं, इनकम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती है उससे उनकी आय कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, लोगों को, इसमें है लोगों की आय के द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। अब किसी व्यक्ति का मन, लोग जो आय करता है ना, लोग जितने इनकम करते हैं उसी इनकम को आधार मान करके देश की आर्थिक स्थिति क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है कि भाई देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है, देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग, माने देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। चाहे वे देश में प्राप्त किए गए हो या विदेशों में जाकर प्राप्त किए गए हो। बड़ा सिंपल यहां पे है, आपको देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो सिंपली हमने यहां पे लिखा है कि देश के लोगों को प्राप्त होने वाले आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। माने देश के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग जो भी इनकम करते हैं वही क्या है? राष्ट्रीय आय है। चाहे वो देश में रह करके इनकम करे और चाहे वो किसी दूसरे देश में जाकर के इनकम करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश का लोग है और अगर वो कहीं भी जाकर के इनकम कमाता है तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। अब उसके बाद देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। अब किसी भी देश का जो विकास है ना, उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है ना। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर होगा। अब जिस देश का विकास मान लीजिए क्या होगा? अधिक कैसे हो सकता है? तो वहां के लोगों का राष्ट्रीय आय अधिक हो, वहां के व्यक्ति का आय अधिक हो। व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो राष्ट्र का इनकम बढ़ेगा। समझ गए ना? हम और आप जो भी आदमी पैसा कमाते हैं वो पूरा कैलकुलेट होता है राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय। सबों की आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आय क्या है तो बता देंगे, क्या बताएंगे? कि लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आय। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो फिर क्या बताएंगे? देश के लोगों को प्राप्त होने वाले आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, चाहे वे देश में प्राप्त किए हो या विदेशों में जाकर के प्राप्त किए हो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ गए आप लोग? चलिए, अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा आगे बढ़ जाना है। चलिए, यहां पे भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश बोले थे ना कि इसका ऐतिहासिक परिवेश भी हमको जानना आवश्यक है कि कैसे होता है, कहां से ये शुरू किया लोगों ने। तो अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक परिवेश इसका क्या है, थोड़ा इस पर आप ध्यान दे दीजिए।
भारत के का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। देखिए इसमें क्या है, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो क्या बताएंगे, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। फिर प्रश्न आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किस वर्ष लगाना शुरू किया गया, तो 1868 ईस्वी में। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। उन्होंने अपने पुस्तक में बताया कि भारत देश में 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है, 20 रुपया है। कितना रुपया है प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपया है। चलिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को क्या करना, इकट्ठा। आंकड़ा मतलब हुआ डाटा को क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करने के लिए सरकार ने 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अब देखिए, राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है उसको तो एकत्र करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो उस राष्ट्रीय आय को एकत्र करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। कितने ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। किस नाम से, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से। किस नाम से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी बोले थे। उस समय चूंकि हमारा देश क्या था, गुलाम था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब जाकर के 1951 में एक संगठन बना। कौन सा संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सहायता करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय आय को इकट्ठा करने में क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर है आप लोग, यहां तक में कोई दिक्कत? अब आगे है, ये हो गया ऐतिहासिक परिवेश। ऐतिहासिक परिवेश में बस कुछ चीजें हैं। आपको पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किसने सोचा था, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब सोचा था, तो 1868 ईस्वी में। क्लियर। उसके बाद 1951 में आकर के केंद्र सरकार ने क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक, जो इसमें इसकी सहायता करता था। ठीक, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करता है, सहायता करता है। इसको समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आप इसमें थोड़ा आगे और बढ़िए आप। चलिए, यहां पे आपको प्रति व्यक्ति आय क्या मिलेगा, आपको प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग को इसमें आगे पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। जब किसी राष्ट्र का जब आय बढ़ता है ना, तो वहां पर रहने वाले लोगों का जो उपभोग का वस्तु है और जो सेवा का वस्तु है, ठीक है, उसकी मात्रा जो है अधिकता में उपलब्ध होता है। ठीक, केवल आय में होने वाली वृद्धि किसी देश की आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती। केवल इनकम ही बढ़ जाएगा, इससे वो देश अच्छे स्थिति में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके आगे कह रहा है, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता। अब राष्ट्रीय आय के साथ साथ अगर जनसंख्या भी बढ़ जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। अब थोड़ा इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो गो परिवार है, एक परिवार में
5 सदस्य हैं और उस परिवार का मासिक इनकम 15,000 रुपया है, और एक परिवार है जिसका मासिक इनकम जो है 20,000 रुपया है। कितना रुपया है? 20,000। या इसी परिवार को लेकर चलिए 15,000 है, तो 5 आदमी में 15,000 रुपया है। कितना रुपया है? 15,000 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 3,000 ना। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इनकम जो है उस परिवार का 20,000 हो गया। कितना हो गया? 20,000। लेकिन अब उस परिवार की संख्या बढ़ के 10 आदमी हो गया। पहले 5 आदमी था, जनसंख्या कितना हो गया? तो उस परिवार का प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 2,000। पहले प्रति व्यक्ति आय कितना था? 3,000। अभी प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,000। कहने का तात्पर्य हुआ कि इनकम तो बढ़ा, लेकिन क्या उसकी स्थिति अच्छी हुई? पहले से स्थिति अच्छी हुई कि खराब हो गई? खराब हो गई ना। क्यों खराब हो गई? क्योंकि पहले जनसंख्या कम था और इनकम ज्यादा था ना, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा निकल रहा था। अभी इनकम तो बढ़ा, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ गया, तो इनकम प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ गए? तो यहां चीज वही कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए, जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता। आगे देखिए, किसी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है वह उस देश का प्रति व्यक्ति आय होता है। सिंपल है। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे किसी देश की कुल आय में, किसी देश की क्या? कुल आय में जब उस देश के कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो बचेगा वही उस देश का क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। इसमें कहीं दिक्कत? आगे कह रहा है इसमें प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रति एक व्यक्ति आय को हम कौन सा आय कहते हैं? औसत आय भी कहते हैं ना। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय का फॉर्मूला क्या है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अभी पढ़े थे ना हम लोग, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय आय बटा में क्या लिखेंगे? कुल जनसंख्या लिखेंगे। क्या इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत? समझ गए इसको? चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा हम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय समझ गए। अब इसमें क्या है? राष्ट्रीय आय की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय की धारणा। आखिर कहां से ये कॉन्सेप्ट आया? ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें राष्ट्र का आय का गणना करना चाहिए ना। तो इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय की धारणा को, राष्ट्रीय आय की धारणा को राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बार बार सुनते हम आप लोग होंगे कि जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी में इतना तिमाही में कम हो गया। यही जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि राष्ट्रीय आय की धारणा को समझने के लिए हमें इन तीन चीजों को समझना होगा। जीडीपी क्या है, उसके बाद फिर जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है। ठीक, जीडीपी मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद फिर जीएनपी मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए अब यहां पे आप लोग सबसे पहले पढ़िए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझिए क्या होता है। एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बड़ा सिंपल इसमें बताया गया है क्या कि एक देश के सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर में, एक देश के सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, सभी अंतिम वस्तुओं के जो भी उत्पादित हुआ है
और उसके सेवा का उसका मौद्रिक मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न घूमेगा कि भाई ये अंतिम वस्तु क्या हो गया ना, तो अंतिम वस्तु थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। अंतिम वस्तु एवं सेवाएं वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है। इसमें परिवारों द्वारा की गई खरीद, भोजन, वस्त्र आदि और पूंजीगत वस्तुएं, मशीन, फर्नीचर, परिवहन की गाड़ियां इत्यादि शामिल है। सिंपल अंतिम वस्तु मतलब क्या हुआ, अंतिम उपभोक्ता के द्वारा खरीदा गया जो वस्तु और सेवा है ना, उसी को हम अंतिम वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम। अब जैसे मान लीजिए कोई चीनी का व्यापारी है, पहले बड़े व्यापारी से 5 कुंटल चीनी खरीद के 1200 पट्टी में लाया और वो वहां पे जो है फिर चीनी बेचना शुरू कर दिया, तो अंतिम उपभोक्ता नहीं हुआ। वो अंतिम उपभोक्ता कौन होगा, जो उससे खरीद करके उस चीनी का उपभोग करेगा, वो ना हुआ अंतिम उपभोक्ता। तो अंतिम उपभोक्ता जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एक देश के सीमा के अंदर में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, समझ गए आप लोग क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद। चलिए, अंतिम वस्तु के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया कि अंतिम रूप से जो वस्तु या सेवा उपभोग के लिए जाता है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है यहां पे, आगे है दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वह अपने देश में हो या विदेश में हो, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बात समझ गए। किसी देश के लोगों के द्वारा, माने भारत देश के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा, चाहे वो अपने देश में हो या विदेश में, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं उसको हम, सकल राष्ट्रीय। आगे देखिए तीसरा क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना। यहां पे क्या है, यहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद पहले होता है, ठीक। उसमें कोष्ठ में लिखा है ना कि देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय में से जितना भारत देश का लोग किसी विदेश में रह करके आय अर्जित किया है, उसमें से विदेशियों के द्वारा देश में, अब किसी दूसरे देश का आदमी भी यहाँ काम करता होगा ना, उसके द्वारा जितना यहाँ पे आय अर्जित किया गया है उसको जब घटा देंगे और फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, माने इसको दो तरीका से आप निकाल सकते हैं। बात समझ गए। यही जो बता रहा है उसका ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कैसे निकालना है सो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, दो चीज पढ़ लिया हम लोगों ने, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। देखिए क्या होता है, एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है और साल भर का भी हो सकता है ना, जब इसको गणना करने का मन हो। एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन, माने देश में जहां जहां उत्पादन होता है उस संपूर्ण उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होगा, कौन सा मूल्य होगा, जिसे मुद्रा में माप सकते हैं उसको मौद्रिक मूल्य बोलते हैं, जिसका कोई दाम होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में पेन है, इसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा ना, तो हर एक उत्पादित वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसके
हम क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे उसको हम? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसका क्या नाम दिया जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे देखिए, इसके उत्पादन में मशीन, औजार, कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और उनकी समय समय पर मरम्मत करानी पड़ती है या बदलना पड़ता है। इसे घिसावट एवं प्रतिस्थापन वे कहते हैं। अब तो ये सिंपल सी बात है ना कि जब कहीं पे आप उत्पादन कीजिएगा तो भवन बनाइएगा, मशीन लाइएगा, क्या वो भवन अंतकाल तक रहेगा? 200-400 वर्ष तक वो भवन में मरम्मत कराना पड़ेगा। मशीन खराब होगा, उसका मरम्मत कराना पड़ेगा ना जी। तो जो मरम्मत कराना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे हम? घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय, डिप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मशीन खराब होगा, उसके बदले में या तो नया मशीन आ जाएगा ना, और या तो दूसरा क्या हो सकता है कि उस मशीन को ठीक करा दिया जाए, मरम्मत करा दिया जाए। तो इसको किसी को कोई दिक्कत? आगे पढ़िए क्या है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समझ गए कि पूरे राष्ट्र का जितना भी उत्पादन है उसको, उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और उसमें से जब प्रतिस्थापन एवं घिसावट व्यय को घटा दिया जाए उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो गया वो? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय। माने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देंगे तो क्या बचेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा। क्या बचेगा? क्या कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई जहां भी करते हो, जिस प्लेटफॉर्म पर करते हो, समझ में आना चाहिए। और समझ में नहीं आएगा, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना 9th-10th में, तो बड़ा स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, बड़ा अच्छा पढ़ाई होता था, बड़े योग्य शिक्षक थे। बहुत सारा बच्चा ऐसा था जो कुछ नहीं समझता था, और जब भी सर बोलते थे कि समझ गए तो जोर से बोलता है जी सर। अब इतना जोर से जी सर बोला कि सर को लगा वो पूरा क्लास से विद्वान हो जाएगा, लेकिन वास्तव में क्या था ना, वो सब कुछ नहीं समझता था। और धीरे धीरे ऐसे बच्चे जो जी सर बोलते गए, उसको बादों में जो है जी सर बोलना पड़ता है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, मजदूर बन जाता है। अब मजदूर करने टाइम में उसको बोला कि हाँ ट्रक पर से बोरा उतर गया था जी मालिक, ठीक है, ये काम कर लिया था जी महाराज। कहने का अर्थ ये है कि प्रयास कीजिए सीखने का। समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? एक बार में नहीं होगा, 2 बार देखेंगे। वीडियो बना दिए हैं आप लोग, यहाँ पे पढ़ लिए, एक बार में नहीं समझ में आया होगा, फिर घर पे जाइएगा, फिर एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जितने बार आप देखिएगा उतना आपके लिए लाभदायक होगा ना। समझना जरूरी है, कितने बार में समझो जरूरी नहीं है। एक चीज बताइए, अभी आप लोग जाइएगा बोर्ड का एग्जाम देने के लिए 2025 में फरवरी में, तो किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बताइए क्वेश्चन आप कितने बार में पढ़ के सीख करके आए हैं? कभी नहीं लिखा रहता है। आना जरूरी है, कितने बार में आया ये जरूरी नहीं है। कोई तेज है तो एक बार में समझ गया होगा, हम कमजोर है सही 5 बार पढ़ेंगे, लेकिन हमको सीख करके ही जाना है एकदम। वो एक वाला जो एक बार में समझ गया ना, उससे बेहतर हम 5 बार में कर लेंगे, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास कीजिएगा ना तो एकदम परिपक्व हो जाइएगा किसी विषय में। देखते होंगे ट्रक पर से अगर मान लीजिए बालू उतारने के लिए हमें आपको बोल दे तो 5 गो पथिया रहता है तो लोग परेशान हो जाता है फेंकने में, और वहां पे 2 गो मजदूर पूरा खाली कर देता है। क्यों कर देता है जी? एकदम परिपक्व है वो, लगातार अभ्यास कर रहा है, डेली 2 ट्रक 4 ट्रक खाली कर रहा है। तो हम भी इस पढ़ाई में लगातार अभ्यास करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा, आप लोग भी परिपक्व हो जाइएगा। तो समझ में अच्छे से आ रहा है ना सबको? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, फिर कंटिन्यू। आगे यहाँ पे है फिर चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप। राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप। राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से की जा सकती है? 3 प्रकार से की जा सकती है, जो निम्नलिखित है।
पहला उत्पादन गणना विधि, पहला कौन सा विधि हो गया? उत्पादन गणना विधि, यहां पे लिखा हुआ है जी, उत्पादन गणना विधि। दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि। माने हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला कौन सा? उत्पादन गणना विधि, दूसरा कौन सा? आय गणना विधि और तीसरा कौन सा? व्यय गणना विधि। अब राष्ट्रीय आय को मापने का यही तीन गो तरीका है। कितना तरीका है? तीन गो। पहला तरीका क्या हो गया? उत्पादन गणना विधि। दूसरा तरीका नाम क्या हो गया? आय गणना विधि। और तीसरा तरीका का नाम क्या हो गया? व्यय गणना विधि। इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए उत्पादन गणना विधि क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देखिए उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत जो होता है ना, देश की अर्थव्यवस्था को, देश का जो धन का व्यवस्था है ना, उसको किस किस क्षेत्र में बांट दिया जाता है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा निर्यात, माने अगर विदेश अगर भेजा जाता है तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। माने सामान यहां पे बना लिए, उसको विदेश में भेज दिए बेचने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? निर्यात। विदेश को भेजने वाली वस्तु एवं आयात, विदेश से आने वाली वस्तु। हमारे देश में अगर आएगा कोई वस्तु तो हो गया आयात, और हमारे देश से अगर कोई वस्तु जाएगा तो क्या हो गया? निर्यात। ठीक है, के अंतर को जोड़ दिया जाता है। के अंतर को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। बात समझ गए? क्या किया जाता है? इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में, माने अपने देश में जो भी हुआ उस सब का जो बाजार मूल्य है उसको एक में जोड़ दिए। ठीक है, जितना भी उत्पादन अपने देश में हुआ, और विदेश में जो हम माल भेजे उसको हम बोलते हैं निर्यात। अपने देश में जो माल मंगाए उसको हम क्या बोलते हैं? आयात। उस दोनों का अंतर निकाल लिए और फिर उसको इस देश का जो कुल उत्पादन है उसके साथ क्या किए? जोड़ दिए। जो आया उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन गणना विधि से, उसी से राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? उत्पादन गणना विधि से कैसे गणना होगा समझ जाएंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग जो है, अब अगला विधि जो है आय गणना विधि, उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट जो है ना जी, वो है आय गणना विधि। क्या है? आय गणना विधि। अब आय गणना विधि से हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे उस पर हमें ध्यान देना है। व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उस विधि को आय गणना विधि कहते हैं। व्यक्तियों की आय के आधार पर, अब इस देश में जितने भी व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करता है, कहीं ना कहीं बिजनेस करता है ना कुछ तो करता होगा, तो उस सभी का जो इनकम हुआ उस सब को एक जगह जोड़ लिया, उसी को क्या कहा? वो आय की गणना विधि से ये राष्ट्रीय आय निकल गया। ठीक, जो यहाँ पे जितने लोग हैं, व्यापारी है, नौकरी करने वाले हैं, सबके इनकम को जोड़ लेना ही ये भी एक विधि है। उसके बाद तीसरा है व्यय गणना विधि। व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। हम और आप जो कमाते हैं वो क्या करते हैं? कोई सामान खरीदे, शर्ट खरीदे, कपड़ा खरीदे, मकान खरीदे ना, तो अपने ऊपर ही खर्च किए ना, तो बोलता है व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर भी निकाला जा सकता है। अगर देश में जितने भी लोग हैं, सब लोगों का व्यय अगर जोड़ लिया जाए तो क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा ना। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की कुल कितने विधियां हो गई? 3। पहला विधि का नाम क्या हुआ? पहला विधि अभी पढ़े थे ना, याद कीजिए। क्या पढ़े थे पहला विधि?
पहला विधि क्या पढ़े थे हम लोग? 3 गो विधि बताए हैं ना। देखिए अभी आप लोग भूल रहे हैं। पहला विधि क्या है यहाँ पे? उत्पाद गणना विधि ना। दूसरा विधि क्या हो गया? आय गणना विधि। अब तीसरा विधि क्या हो गया? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की कुल कितने विधियां हो गए? 3। कौन कौन? उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। क्लियर है आप लोग? चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा विचार करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। अब पूरे राष्ट्र की आय की गणना करेंगे जी, पूरे देश का इनकम कैलकुलेट करोगे, कठिनाई तो आएगी। बिना कठिनाई का होगा? तो क्या वो कठिनाई आएगी, थोड़ा हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले जो था टॉपिक समझ गए हम लोग? ठीक। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। देखिए इतना बड़ा देश है, इसमें डाटा कलेक्ट करना आसान बात है जी। तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। देखिए पूरे देश में लोगों की आय को उत्पादन के रूप में, उनकी आय के रूप में आंकते हैं। इन्हें एकत्र करना क्या है? मुश्किल है। नहीं है मुश्किल? ठीक। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मान लीजिए इतने बड़े देश में कौन व्यक्ति कितना कमाता है, उसको एकत्रित करना। सब तो मान लीजिए सरकारी सेक्टर में ही काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे घर पे कोई व्यक्ति आया एक दिन काम करने के लिए, उसको हम 200 रुपया दे दिए, सरकार गिन पाएगा उसको? कहीं से वो काउंट कर पाएगा? ठीक है। तो ये डाटा एकत्र करना क्या है? बड़ा कठिन काम है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ा ही कठिन काम है। तो पहला कठिनाई क्या है? आंकड़ों को एकत्र करने में क्या होता है? कठिनाई होता है। उसके बाद फिर अगला देखिए, चलिए यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो सकती ना। क्योंकि आंकड़े को उपलब्ध करना तो कठिन काम है ना जी। अगर सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा तो क्या सही राष्ट्रीय आय का हम गणना कर पाएंगे? तो पहली समस्या, पहली कठिनाई वो है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार क्या होता है? एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है। आप बोलिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है एक ही आय को दोबारा गिन ले? अब एक डॉक्टर है, वो महीने का 20,000 रुपया कमाता है, ठीक, और उसके अंदर एक कंपाउंडर काम करता है, वो उसी में से उसको 5,000 रुपया वेतन देता है। अब जब सरकार गणना करने आया, सर्वे एजेंसी जब गणना करने आई, तो डॉक्टर का इनकम गिन लिया 20,000, कंपाउंडर का इनकम गिन लिया 5,000। क्या ये दोहरा हुआ कि नहीं जी? उसी 20,000 में से 5,000 कमाया है ना। उस 20,000 में से जो 5,000 कंपाउंडर को दे दिया, तो अब डॉक्टर का इनकम कितना बच गया? मात्र 15,000 ना। तो यहां पे सबसे बड़ी दूसरी समस्या क्या है कि राष्ट्रीय आय गणना करते समय कई बार एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए अभी बता ही दिए हैं कि एक डॉक्टर की मासिक आय 20,000 रुपये है, जिसमें वह 5,000 रुपया कंपाउंडर को देता है। यहां कंपाउंडर की आय की पृथक रूप से गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी गणना डॉक्टर के आय में हो चुकी है। अलग अलग अगर करेगा तो फिर क्या ये सही हो पाएगा? दोहरा हो गया ना जी। ये आय तो एक ही जगह 20,000 आया, उसी 20,000 में से 5,000 कंपाउंडर को दिया ना, तो इसका भी संभावना बना रहता है। उसके बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। देश में उत्पादित बहुत सी वस्तुएं का मुद्रा के द्वारा विनिमय लेन देन नहीं होता है। अब देश में उत्पादित बहुत सी ऐसे वस्तु है जिसको मुद्रा के द्वारा जो है विनिमय मतलब होता है लेन देन, नहीं होता है। कुछ
कुछ वस्तुओं का उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं या उनका अन्य वस्तुओं से लेन देन किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने में ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन करने में क्या है, कठिनाई आती है। अब थोड़ा देखिए, कभी कभी होता क्या है, कोई आदमी अपने खेत में धान उपजाया, गेहूं उपजाया, क्या वो जाएगा सरकार को बताने के लिए? इनकम तो जनरेट हुआ इस देश में, लेकिन वो धान या गेहूं खुद खा गया, तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड मिल पाएगा? नहीं ना मिल पाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी बर्फ वाला आया, उसको जो है गेहूं दे दिए 2 किलो, बर्फ ले लिए, उससे एक वस्तु दिया दूसरा वस्तु ले लिए, क्या वहां पे मौद्रिक मूल्य का कोई गणना हो पाया? तो ये भी एक समस्या है। विनिमय लेन देन जो है वस्तु में ही हो जाता है, अन्य तरह से हो जाता है। उसके बाद आगे जो है चलिए, अब आगे जो है मूल्य को मापने में कठिनाई। कोई भी वस्तु पहले कारखाने से थोक विक्रेता और उसके बाद खुदरा विक्रेता के पास आता है। प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, अतः इसको मापने में कठिनाई होती है। अब मूल्य मापन में भी कठिनाई है। थोक विक्रेता के पास मान लीजिए कोई शर्ट, ये शर्ट जो है मान लीजिए कलकत्ता में बनेगा, तो वहां से कलकत्ता का होलसेलर को बेचेगा कंपनी, कलकत्ता के होलसेलर से पटना का होलसेलर लेगा, पटना के होलसेलर से मधुबनी का होलसेलर लेगा, मधुबनी के होलसेलर से यहाँ पर फुटकर विक्रेता वासोपट्टी या बेनीपट्टी यहाँ पे आएगा, वहां पे जाकर के हम खरीदेंगे। तो प्रत्येक स्तर पर क्या होगा ना, मूल्य बढ़ता रहेगा, सब अपना अपना लाभ उसमें जोड़ता रहेगा ना। तो दूसरा तब क्या होता है, मूल्य मापने में क्या हो जाती है, कठिनाई होती है। ठीक, तो ये 4 गो इसकी कठिनाई हो गया। चारों पॉइंट समझ गए आप लोग? चलिए, अब उसके बाद हम लोग विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। किसी भी देश के विकास में जो है ना, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का आखिर क्या योगदान होता है। पहला, आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से गहरा संबंध है। आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से क्या है, गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा उस देश का आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, विकास का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। देखिए, जीवन स्तर ऊंचा उठाना जानते हैं क्या हुआ, यहाँ के लोग अच्छे आवास में रहे, अच्छा भोजन प्राप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य की सेवा हो ना, उसके जीवन यापन के लिए जो भी सुविधा हो बेहतर क्वालिटी का हो। तो ये कब होगा, जब वो इनकम जनरेट करेगा तब ना, पैसा ज्यादा कमाएगा तब ना ये सब सारी सुख सुविधा ले पाएगा। तो वही कहता है कि जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में हुए उत्पादन को कहते हैं। जैसे कि लोगों को रोजगार मिलेगा वैसे वैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा क्या होगा, बेहतर होगा। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह से किसी देश का उत्पादन बढ़ेगा वहां पे रहने वाले लोगों को रोजगार बढ़ेगा ना, रोजगार बढ़ेगा तो उसका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उसका जीवन स्तर अपने आप क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा ना। अगर आपके पास या हमारे पास धन आना शुरू हो जाए तो जो भी हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है उसको बेहतर कर लेंगे, उसके बाद उसके आगे के बारे में सोचेंगे ना। तो ये हो गया आपका। आगे है, इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्तियों का विकास होगा। स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति का विकास हो जाना देश का विकास नहीं होगा। मुकेश अंबानी अरबपति खरबपति हो गया तो क्या इससे भारत बहुत आगे बढ़ गया? नहीं। जब यहाँ का एक एक व्यक्ति का इनकम इतना हो कि उसे भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अन्य किसी जरूरतमंद काम के लिए उसे दूसरे की सहायता ना लेना पड़े, तब ना देश का विकास होगा।
वही बात यहां पे है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्तियों का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? व्यक्तियों का विकास होता है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब यहां पे आप लोग थोड़ा एक बार अब चूंकि हम लोग बिहार में है ना जी, तो एक बार बिहार के बारे में पढ़ लीजिए। बिहार की आय क्या हो गया यहाँ पे? बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। क्लियर? चूंकि अभी तक तो हम राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार के बारे में। अंतिम है, इसमें पढ़ लीजिए। किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है। क्लियर है? किसी भी देश या राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? उसकी उत्पादक क्रियाएं। जिस राज्य में जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, उस देश का इनकम भी, उस राज्य का इनकम भी उतना बढ़ेगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में वृद्धि होती है। यह भी क्लियर है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है। विगत कई वर्षों से देखा गया है कि बिहार में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कल पढ़े थे ना हम लोग? नहीं पढ़े थे तो पहला नंबर चैप्टर का वीडियो है उपलब्ध यूट्यूब पर, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र बताए थे आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताए थे? जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से जो हमें प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया है। तो विगत कई वर्षों में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। माने कृषि का क्षेत्र बेहतर हुआ, मत्स्य पालन का क्षेत्र बेहतर हुआ है बिहार में, डायरी उद्योग का क्षेत्र बेहतर हुआ है ना, तो बेहतर हुआ है। द्वितीयक अथवा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य की आय में इस क्षेत्र का योगदान काफी कम है। आप लोगों को पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि बिहार जो गरीब है उसका कारण क्या है? क्योंकि पूर्णतः हम लोग कृषि पर निर्भर हो गए हैं। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र तो सबसे बेहतर है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधा आता है। बताए थे ना कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन से आ गया, और जब उस प्राकृतिक संसाधन से जो वस्तु प्राप्त हुआ उसको हम कारखाना में ले जा करके एक नया रूप रंग दे दिए, तो कौन सा क्षेत्र हो गया? द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कुसियार का खेती क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। और कुसियार जो है ईख बोलते हैं उसको, उससे जब चीनी बना लिए कारखाना में ले जा करके, तो द्वितीयक क्षेत्र हो गया ना। तो द्वितीयक क्षेत्र यहाँ पे क्या है? बहुत कम है, ठीक है। उसका व्यवसाय वहां पे बिल्कुल कम है बिहार में, इसलिए रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और सेवा क्षेत्र भी उस हिसाब से, जब द्वितीयक क्षेत्र कम है तो सेवा क्षेत्र भी यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। तो सबसे ज्यादा बिहार में निर्भरता किस पर है? प्राथमिक क्षेत्र पर। वो क्षेत्र तो विगत कई वर्षों से बेहतर हुआ है, लेकिन द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये था आप लोगों का राष्ट्रीय एवं राज्य के आय चैप्टर। इसमें हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा जो एक राष्ट्रीय आय या राज्य की आय को गणना करने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि समझ में आए। और अगर इम्तिनान से आप 10 मिनट 5 मिनट देख करके छोड़ दीजिएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है। खाली रील्स के तरह देखिएगा तो ज्ञान और रील्स के तरह भागेगा ऊपर नीचे। वीडियो को जब ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से देखिएगा, जितने देर का ये बना होगा, तो आपको 10वां लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो उम्र होता है 15 से 25 का, यही वह उम्र है जिसमें आपको कुछ कर दिखाना है।
फिर यह मौका जीवन में कभी नहीं आता है। यह इस उम्र में, देखिए, दो चीज याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो चीज होता है। आपको या तो अभी मेहनत करना है, 2 बार मेहनत करना होता है, या तो 15 से 25 का जो उम्र होता है, अचीवमेंट उम्र उसको हम बोलते हैं, इस उम्र में अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ाई लिखाई करना है करके, या तो अच्छा नौकरी प्राप्त कर लीजिए, अच्छा व्यवसाय प्राप्त कर लीजिए, तो फिर जीवन में 25 के बाद जो है ना, कभी फिर तकलीफ झेलने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना आप कर लीजिएगा, इतना ज्ञान आप अगर अर्जित कर लीजिएगा 15 से 25 में, कुछ अचीव कर लीजिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 15 से 25 जो अगर ठगिएगा ना गार्जियन को कि मोबाइल पर हम पढ़ाई कर रहे छी और रील्स उल्टा उल्टा देख रहे हैं, तो फिर बाबू याद रखिएगा, आने वाला जो समय होगा 25 के बाद, आप इस देश के एक अच्छे जो है मजदूर बनेंगे, बड़े बड़े ट्रक को खाली करेंगे, बड़े बड़े मकान को खाली करने में आपकी प्रतिभा होगी। ठीक है, तो या तो समय रहते पढ़ लीजिए और नहीं तो ताकत बनाइए, खूब दूध पीजिए अभी 15 से 25 तक, क्योंकि उसके बाद मजदूरी तो आप ही को करना है ना जी, 2 ही को है। या तो पढ़ लिख करके अफसर बन जाइए, कलम चलाइए, तो पढ़ना पड़ेगा 15 से 25, खूब दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो 15 से 25 खूब दूध पीजिए, खूब खाइए, ताकत एकदम अंदर से होना चाहिए, क्योंकि 25 साल के बाद आप यहां से जाइएगा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में बड़ा बड़ा जो फ्लैट होगा, उस पर से जब बेड उतारना होगा तो आपको बुलाया जाएगा कि हाँ पहलवान आदमी है, बेड उतार के ही रख देगा। तो जीवन में वो जो 25 के बाद कष्ट काटना है, वो सिर्फ आपको काटना है, आप पूरे जीवन काटना है, ये नहीं एकदम कब्र तक, मरने दम तक आपको काटना होगा वो कष्ट। लेकिन यह जो फिलहाल हम बोल रहे हैं 15 से 25 वाला, कि 10 साल कष्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ही की उम्र का कोई लड़का जाएगा खेलने के लिए और आप किताब लेकर के बैठिएगा, तो कष्ट की बात हुई ना जी। वो खेलने गया, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खेलने वाला को 25 के बाद बात पता चलेगा, जब उसका 25 वर्ष हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि ये वीडियो आप लोगों को YouTube चैनल पर मिल जाएगा, उस पर आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर लगे कोई कुछ आपको पूछना है तो आप वहां पे कमेंट पे पूछ सकते हैं, प्रयास किया जाएगा कि आपको उसे बताया जाए। और पहला चैप्टर इससे पहले अपलोड हो चुका है, अभी दूसरा चैप्टर आप अपलोड होगा, और कुछ ही दिनों में 2-4-5 दिनों में आप लोगों को इकोनॉमिक्स की सभी चैप्टर्स का जो है इसी तरह से नोट्स मिल जाएगा, जो पढ़ लीजिएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैट्रिक के जितने भी विषय हैं, प्रयास किया जाएगा उस सभी विषयों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही से आप लोगों के बीच रखा जाए, ताकि आपको एग्जाम में उससे बेहतर अंक लाने में क्या हो, आसानी हो, आप अच्छे से ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।